अगर हम आज के वीडियो की बात करें तो मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू सॉल्व एन अनसीन पैसेज, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टिप्स और सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अनसीन पैसेज में। डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, सो अब क्या है भाई ये डायरेक्ट क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चन, तो जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा क्योंकि आप सबने पेपर में पढ़ा ही हुआ है। सो डायरेक्ट क्वेश्चन आपने देखे होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्टली आपको पैसेज से मिल जाते हैं। ठीक है, जिसके आंसर्स आपको डायरेक्टली कहाँ से मिल जाते हैं, पैसेज से। एंड आई मस्ट टेल यू 60 to 70% तो क्वेश्चंस यही होते हैं। मुश्किल बच्चों को ज़्यादातर कहाँ पे आती है, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में। डायरेक्ट क्वेश्चंस में डिफिकल्टी आती है कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक है, पर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में काफ़ी डिफिकल्टी आती है। लाइक सिमिलर वर्ड या ऑपोजिट वर्ड आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। कि आपको बोला जाता है कि इस वर्ड का सिमिलर वर्ड पैसेज से फाइंड आउट करो, या आपसे पूछा जाता है टाइटल ऑफ द पैसेज। तो काफ़ी बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई क्या टाइटल दें, तो आप तभी दे सकते हो अगर आपको पैसेज समझ आया हो। दूसरा, मीनिंग ऑफ अ फ्रेज, आपको उस पैसेज से कोई भी एक फ्रेज दे दिया जाएगा। फ्रेज इज अ शॉर्ट सेंटेंस, आपको वहाँ पे दे दिया जाएगा जिसका आपको मीनिंग बताना होता है विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज, कि पैसेज में उसका मीनिंग क्या है। एंड देन देर आर सम इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जो थोड़े थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसका आंसर आपको खुद से फ्रेम करना पड़ता है। आपको एग्जैक्ट पैसेज से उठा के नहीं मिल जाएगा, आपको थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से खुद से फ्रेम करना पड़ता है। तो सबके बारे में मैं इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दूंगा। तो चलिए टिप्स एंड ट्रिक्स में आपकी पहली टिप है, रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। यस, मैंने सही पढ़ा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रीड द पैसेज फर्स्ट, रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। गाइस, क्वेश्चंस पढ़ना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपका टाइम सेव होता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो एक सीक्वेंस में होते हैं। अगर आप ध्यान देंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज के लास्ट पैराग्राफ से मिलेगा। जनरली फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज के फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ से मिल जाता है, फिर सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको सेकंड या थर्ड पैराग्राफ से मिल जाता है। तो इसीलिए आपके जिस सीक्वेंस में क्वेश्चंस होते हैं उसी सीक्वेंस में आपका पैसेज होता है। तो इट्स बेटर पहला क्वेश्चन पढ़ो, स्टार्टिंग से पैसेज पढ़ो, जहां आंसर मिलता आंसर लिख दो। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसके आगे कंटिन्यू करो। तो आपको एक सीक्वेंस से ही आपके जनरली जो है क्वेश्चंस आते हैं, और हमेशा क्वेश्चंस पहले पढ़ो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं क्यों बोल रहा हूँ क्वेश्चंस पढ़ने के लिए, कि जब आप कोई चीज़ फाइंड करने के लिए रीड करते हैं तो आप ज़्यादा अटेंटिव होते हैं। यू आर मोर अटेंटिव व्हेन यू आर लुकिंग फॉर सम आंसर। जब आप सीधे से बिना क्वेश्चन पढ़े पैसेज पढ़ना शुरू कर दोगे तो आप इतना अटेंटिव नहीं होगे। ठीक है, आप बस उसको एज अ सेक ऑफ रीडिंग रीड करोगे। बट गाइस, जब आपको क्वेश्चन पता हो और उसके बाद आप पैसेज पढ़ोगे, सो आपका जो अटेंशन लेवल है वो बढ़ जाएगा और आपका टाइम जो है वो कम हो जाएगा। देन अटेम्प्ट रीडिंग सेक्शन फर्स्ट। मैनी ऑफ यू थिंक कि नहीं, पहले लिटरेचर कर लेता हूँ, ग्रामर कर लेता हूँ, रीडिंग सेक्शन में एंड में कर लूँगा, टाइम कंज्यूमिंग होती है ये। नो गाइस, बिकॉज बेसिकली रीडिंग सेक्शन रिक्वायर्स अ फ्रेश माइंड। बिकॉज आपको पैसेज पढ़ना पड़ता है इतना बड़ा, आपको क्वेश्चंस देखने पड़ते हैं, तो वो फ्रेश माइंड से होता है। ठीक है, तो हमेशा आप उसको स्टार्टिंग में करो। ठीक है, अब आप बोलोगे कि बहुत टाइम लगता है, तो टाइम नहीं लगेगा गाइस, अब आप बहुत जल्दी से कर पाओगे। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आपको पता है आपको 15 मिनट्स मिलते हैं अपना एग्ज़ाम पेपर रीड करने के लिए। सो यू कैन यूटिलाइज दोज फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ योर रीडिंग टाइम। आप अपने क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे डिफ़िकल्टी क्या आती है कि जनरली क्या होता है, आपको अलाउड नहीं होता कुछ भी लिखना। तो गाइज, मैं आपको कुछ लिखने के लिए नहीं बोल रहा, बट आप इस टाइम में रीड तो कर सकते हो, आप क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड तो कर सकते हो। तो रीडिंग टाइम को यूटिलाइज करो, पहला क्वेश्चन पढ़ो और उसका आंसर ढूंढने लग जाओ। जहां आपको आंसर मिल जाता है, जस्ट पुट अ स्मॉल डॉट, क्योंकि आप यू कैन नॉट राइट ऑन क्वेश्चन पेपर, बट एक छोटा सा डॉट डाल दो, जिससे कि जैसे बेल बजे आपका 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम कम हो तो आप डायरेक्टली अपने आंसर लिखना शुरू कर दो। तो उन 15 मिनट्स को इधर उधर देखने से अच्छा गाइस यूटिलाइज करो और रीडिंग सेक्शन जो है वो उन 15 मिनट्स में मैक्सिमम करने की कोशिश करो। उसके बाद आता है अंडरलाइन द कीवर्ड्स इन क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ा, 2 से 3 उसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगी जिसको हम कीवर्ड्स बोलते हैं,
उसको क्वेश्चन पेपर में आप अंडरलाइन कर लो, ठीक है। वंस योर बेल रैंग, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो अपना पेन, तो आप उसको अंडरलाइन कर लो। फिर जब आप पैसेज में आंसर ढूंढ रहे हो तो ट्राई टू लुक फॉर दोज कीवर्ड्स इन द पैसेज, ठीक है। जो आपने कीवर्ड्स क्वेश्चन में देखे हैं, ट्राई टू लुक फॉर दोज कीवर्ड्स इन द पैसेज। जहाँ पे आपको कीवर्ड्स दिख जाएंगे ना वो पैसेज में, तो वहीं उसी सेंटेंस से आपको क्या है, आपका जो आंसर है वो इजीली मिल जाएगा। उसके बाद ओवरलुक अननोन डिफिकल्ट वर्ड्स। अगर आपको लगता है कोई वर्ड पैसेज में यूज़ हुआ है जो अननोन, आपने पहले कभी सुना ही नहीं है और डिफ़िकल्ट है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बैठ जाओ एंड यू टेक अ लॉट ऑफ टेंशन कि मेरे को तो इस वर्ड का मतलब ही समझ नहीं आ रहा है। डोंट डू लाइक दिस। अगर आपको आंसर मिल गया है और आपको सेंटेंस में अपने आंसर में वो वर्ड यूज़ करना है तो यूज़ कर लो, अगर मीनिंग नहीं समझ आ रहा तो लीव इट। बट अगर आपको लग रहा है कि आपको आंसर ही नहीं मिल रहा है इसके मीनिंग ना मिलने की वजह से, तो आप क्या ट्राई करना, आप पूरा सेंटेंस पढ़ने की कोशिश करना। तो जब आप वो वर्ड सेंटेंस में यूज़ करोगे तो आप उसके रिस्पेक्ट में आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ जो पैसेज में सपोज लिखा होगा, ही फेल्ट वेरी नॉस्टैल्जिक वाइल सीइंग हिज चाइल्डहुड फोटोज, ठीक है। मैनी ऑफ यू माइट बी नोइंग द मीनिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया, कॉमन वर्ड है, बट मान लो अगर आपको नहीं पता, तो वहाँ पे क्या लिखा है, ही फेल्ट वेरी नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक उसने फील किया अपनी बचपन की फ़ोटोज़ देखते वक्त। तो यहाँ से आपने थोड़ा आइडिया लगा लिया यार, बचपन की फ़ोटोज़ इंसान जब देखता है तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा सैड हो जाता है, थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। हैप्पीनेस एंड सैडनेस ये दोनों थोड़ी कंबाइन कर जाती है। तो इससे आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। हाँ, जो नॉस्टैल्जिया होगा इट विल बी काइंड ऑफ अ सैड फीलिंग, इट इज़ काइंड ऑफ एन इमोशनल फीलिंग एंड लिटिल बिट हैप्पी फीलिंग। तो इस तरह से आप वर्ड का मतलब नहीं पता, बट वर्ड किस तरह से सेंटेंस में यूज हो रहा है उस बेसिस पे यू कैन ईजिली फाइंड आउट द मीनिंग। देन वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट यूज अ प्रायर नॉलेज। जो आप पहले से आपने पढ़ा है वो प्रायर नॉलेज यहाँ यूज नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक पैसेज पोल्यूशन पे पूछा जाता है और आपको क्वेश्चन आ रहा है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, तो आपने पोल्यूशन के वही इफेक्ट्स लिखने हैं गाइस जो पैसेज में है। बेशक आप कोई और दूसरे इफेक्ट्स लिख रहे हो और वो ठीक भी हो, बट स्टिल आपको वही इफेक्ट्स लिखने हैं जो कि पैसेज में है। बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज का मतलब ही होता है कि आपको पैसेज पढ़ के आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो इसीलिए अपनी मर्जी से आपने नहीं लिखना है आंसर, अपनी नॉलेज के हिसाब से नहीं लिखना है। राइट द आंसर अकॉर्डिंग टू द पैसेज गिवन। सो डोंट यूज अ प्रायर नॉलेज, यूज योर नॉलेज अबाउट द पैसेज, उसी को पढ़ के आप अपनी नॉलेज यूटिलाइज करो। बट आपको पहले से जो चीज़ें पता है वो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ मेंशन करो आंसर में जो पैसेज में हो। देन वेरी वेरी कॉमन, ऑपोजिट वर्ड सिमिलर वर्ड फाइंड आउट करने में बच्चों को बहुत मुश्किल होती है। सो गाइज ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, बिकॉज या तो आपको मीनिंग पता होगा या नहीं पता होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको इतना आप ठीक है स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आप एंड में किया करो। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद एंड में आप ये करो। अगर आप पहले ये वाला क्वेश्चन ढूंढने लग जाओगे तो आपके 10-15 मिनट्स में आपको आंसर ही नहीं मिल रहा है एंड यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। सो कीप इट फॉर द एंड, फर्स्ट कंप्लीट द अदर क्वेश्चंस। अब यही बात है कि इन वर्ड का मीनिंग कैसे फाइंड आउट करना है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि आप देखो पैसेज में वो किस तरह से यूज हो रहा है, ठीक है, उसकी यूटिलिटी के हिसाब से आप उसका मीनिंग जो है फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैं बहुत ही एक फनी सी टिप बोलूँगा गाइज। अब आप बोल रहे हो आपको कुछ भी नहीं पता उस वर्ड के बारे में, मतलब पता ही नहीं है वो वर्ड क्या है, तो जनरली पैसेज में कोई ऐसा वर्ड जो बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है, जिसका आपको मीनिंग समझ ही नहीं आ रहा, तो आप वही डायरेक्ट उठा के लिख दो। क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा आप वो लिख दो, बिकॉज अगर आपको मीनिंग ही नहीं पता है तो हो सकता है वो वही वर्ड होगा, ठीक है गाइज। मतलब मेरे कहने का मतलब है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये पर्टिकुलर वर्ड है, इसका एक सिमिलर वर्ड पैसेज से फाइंड आउट करो। और सीबीएसई में आपको बता दूं, बोर्ड्स में भी आपको पैसेज में जो पैराग्राफ नंबर है वो मेंशन होता है कि इसका सिमिलर वर्ड आपको पैराग्राफ 3 में मिलेगा। तो पैराग्राफ 3 पढ़ो और उसमें से ढूंढ लो कि उस टाइप के मीनिंग का वर्ड कहाँ पे है उस पैराग्राफ में, ठीक है।
और थोड़ा सा आप सेंटेंस को रिलेट करो कि वर्ड्स को सेंटेंस में किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। सब आप जब आप वर्ड को इंडिविजुअली पढ़ोगे तो आपको कन्फ्यूजन होगी, बट जब आप उसको सेंटेंस में रख के पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि उसको किस तरह से यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन आप हमेशा एंड में करें, स्टार्टिंग में इस पर इतना टाइम मत वेस्ट करिए, पहले बाकी क्वेश्चंस कर लीजिए फिर ये वाला क्वेश्चन करिए। देन वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज में तो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्राई टू डू स्मार्ट वर्क, ठीक है। रिग्रेसिव रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि आप पहले एक बार पूरा पैसेज पढ़ रहे हैं फिर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं फिर दोबारा पैसेज पढ़ रहे हैं, मतलब 2-3 बार पैसेज पढ़ने से अच्छा भाई सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो और फिर पैसेज से उसका आंसर ढूंढो। क्योंकि जो आप फर्स्ट टाइम पूरा पैसेज पढ़ोगे बिना क्वेश्चन पढ़े उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, बिकॉज एज सुन एज यू रीड द क्वेश्चन यू विल फॉरगेट, बिकॉज पैसेज काफ़ी बड़ा होता है, भूल जाओगे, आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। तो एग्जाम में 3 आवर्स का ही टाइम होता है और इतना बड़ा पैसेज 2 बार पढ़ने से अच्छा है गाइस डू सम स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क में और एग्जांपल दूंगा मैं बहुत अच्छा कि फॉर एग्जांपल आपको पैसेज ग्लोबलाइजेशन पे आता है, ठीक है, या इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड किसी पे भी आता है और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्हाट मेजर रिफॉर्म केम इन इंडियन इकोनॉमी इन ईयर 1991, 990 लिखा हुआ, तो आप 1990 देख लो, ये एक तरह से कीवर्ड है, ये डिजिट नंबर है 1990, ये जो ईयर है 1990 सीधे पैसेज में देखो आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो आप इजीली वो न्यूमेरिकल वैल्यू पैसेज में फाइंड आउट कर सकते हो। जहाँ आपको ये मिल गया उसके आसपास देखो आपका इसका आंसर भी इजीली मिल जाएगा। देन आपके कुछ क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि राइट द इनकरेक्ट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग, तो जनरली आपको 4 सेंटेंस दिए होते हैं, आपको इनकरेक्ट फाइंड आउट करना पड़ता है। बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ, बेसिकली क्या होता है, जो 3 सेंटेंस आपके करेक्ट होते हैं वो एज इट इज़ आपको पैसेज में दिए होते हैं, तो जल्दी से सेंटेंस पढ़ो और वो आपको पैसेज में जो जो सेंटेंस मिल रहे हैं वो ठीक है, जो सेंटेंस आपको पैसेज में नहीं मिला वो जनरली क्या होता है आपका इनकरेक्ट होता है। तो ट्राई टू डू स्मार्ट वर्क रेदर देन डूइंग हार्ड वर्क, बिकॉज हार्ड वर्क यहाँ पे करते रहोगे पैसेज में तो फिर पेपर में से पैसेज ही हो पाएगा, बाकी चीज़ों के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं, ये लिखा है रीड द पैसेज गिवन बिलो। मैंने आपको पूरा पैसेज यहाँ पे नहीं दिखाया बिकॉज मैं स्क्रीन पे पूरा पैसेज दिखा दूंगा तो वो आपको समझ ही नहीं आएगा बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी होता है, बट मैं आपको जैसे स्टार्टिंग का मैंने पैसेज बता दिया और जहाँ जहाँ से हम इसके आंसर्स फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको पैसेज का पैराग्राफ दिखाता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको एक बार सॉल्व करते हैं। हमने नहीं पढ़ना है पैसेज, मैंने आपको क्या बोला, हम पैसेज पढ़ने से हम शुरू ही नहीं करेंगे, हम सीधे पढ़ेंगे क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन पे आ गया हूँ, जैसे पहला क्वेश्चन है टू होम डज सक्सेस कम सर्टनली, तो जैसे सक्सेस ये आपका कीवर्ड है तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो कि टू होम डज सक्सेस कम सर्टनली, सक्सेस किसको मिलती है। तो अब मैं सीधे अपने पैसेज पे जाऊंगा, मुझे पता है पहला क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के ही 1 या 2 पैरा में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो अगर हम पढ़ते हैं एवरीबडी वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ, फॉर सम सक्सेस मीन्स अचीविंग वॉट एवर दे ड्रीम और डिज़ायर, फॉर इट इज़ द नेम फेम एंड सोशल पोजीशन। तो इस तरह से अगर हम पढ़ते जाएंगे, हम सेकेंड पैराग्राफ पे आ जाइए, सेकेंड रो में, बट इट इज सर्टन दैट सक्सेस कम्स टू दोज हु आर सिंसियर, हार्ड वर्किंग, लॉयल एंड कमिटेड टू देयर गोल्स। यही पूछा था कि सक्सेस किसको मिलती है क्वेश्चन में, तो बहुत ईजी है, सेकेंड पैराग्राफ में स्टार्टिंग में ही आपको आंसर मिल गया, ठीक है, पैसेज की स्टार्टिंग में मिल गया, सेकेंड पैराग्राफ में मिल गया दैट सक्सेस कम्स टू दोज हु आर सिंसियर, हार्ड वर्किंग, लॉयल एंड कमिटेड टू देयर गोल्स। तो ये आपको आंसर मिल गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स वी नीड टू अचीव सक्सेस, ठीक है। तो अब हमें सेकेंड पैराग्राफ से तो आंसर मिल गया था, अब मैं थर्ड पैराग्राफ पढ़ता हूँ सीधा। तो अगर हमें थर्ड पैराग्राफ पढ़े तो क्या लिखा है, सक्सेस हैज़ बीन मैन्स ग्रेटेस्ट मोटिवेशन। तो जैसे मैं पैराग्राफ रीड करते जाऊँगा तो मैं आ जाता हूँ अपने 5th रो पे, यहाँ पे आ जाता हूँ, वन कैन नॉट बी सक्सेसफुल विदाउट कल्टिवेटिंग दी सर्टन बेसिक थिंग्स इन लाइफ। अब वो कौन सी बेसिक थिंग्स है, यही तो आपके क्वेश्चन में पूछी गई हैं। One cannot be successful without cultivating these अच्छा, it is very difficult to set out on a journey without knowing one's goals and purposes, ठीक है। ये देखो ऐसा लिखा है कि कोई इंसान सक्सेसफुल नहीं होता जब तक वो अपने गोल्स और पर्पसेस पे क्लियर नहीं है, और आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सी सर्टन थिंग्स हैं, वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, वो कौन सी बेसिक थिंग्स हैं जो हमें चाहिए टू अचीव सक्सेस।
तो सक्सेस के लिए आपको क्या होना चाहिए, यू शुड बी नोइंग वंस गोल्स एंड पर्पस, पहला मिल गया। सेकेंड, क्लैरिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज मस्ट टू सक्सीड इन लाइफ, तो आंसर मिल गया आपको, क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। और उसके बाद अ फोकस्ड अप्रोच विद प्रॉपर प्लानिंग इज सर्टन टू ब्रिंग सक्सेस। तो सबका एक ही मीनिंग है कि कौन कौन सी चीज़ों से सक्सेस आ जाती है, तो कौन कौन से आपके आगे देखो, क्लैरिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, नोइंग वंस गोल्स एंड पर्पसेस, और आपका आ गया अ फोकस्ड अप्रोच विद प्रॉपर प्लानिंग। ठीक है, फोकस्ड आपकी अप्रोच होनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग, तो आपको इजीली आपका यहाँ से आंसर मिल गया। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, लाइक ई पार्ट का, अगर आपको किसी फ्रेज का मीनिंग फाइंड आउट करना है, लाइक यहाँ पे एक्सप्लेन फेलर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस। लास्ट क्वेश्चन है, मैं सीधे लास्ट पैराग्राफ पे चला गया, तो अगर आप लास्ट पैराग्राफ में थर्ड लास्ट रो में देखो यहाँ से, तो क्या है, फेलर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, तो आंसर मिल गया, फेलर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस। इसको एक्सप्लेन करना था आगे, इसको एक्सप्लेन भी किया गया है, as they are our stepping stones in and we must get up and start again and be motivated, कि फेलर्स हमारे क्या होते हैं, स्टेपिंग स्टोन होते हैं, हम मोटिवेट होते हैं सो दैट वी गेट अप अगेन एंड स्टार्ट अगेन। तो लास्ट पैरा से ही आपको इसका आंसर मिल गया। आप चाहो तो इसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर सकते हो, बट अगर आप एज इट इज लिख लोगे यू विल गेट मार्क्स। ठीक है, तो देखिए, देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ से मिल गया, लास्ट पैरा से। उसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि फाइंड आउट द वर्ड, जो मैं आपको बता रहा था, फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द सेम एज द फॉलोइंग। तो ये जो वर्ड्स दिए हैं इसके सिमिलर वर्ड्स हमें पैसेज से फाइंड आउट करने हैं। एनी टू, अब देखिए टू चूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक एंड्योरेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, मोटिवेशन। ठीक है, मोस्टली आई नो मोटिवेशन तो आप सेलेक्ट करोगे, आपको उसका मतलब पता होता है, एंड ऑब्स्ट्रक्शन। तो सपोज मैंने दो वर्ड्स चूज कर लिए, बी और सी, ऑब्स्ट्रक्शन एंड मोटिवेशन। ऑब्स्ट्रक्ट करना, इसका मुझे हल्का सा मीनिंग पता है कि ऑब्स्ट्रक्ट करने का क्या मतलब होता है, कि इस चीज़ को रोकना। ठीक है, नहीं तो आप पैरा पढ़ोगे ना, तो आपको अपने आप पैरा, अगर आप वो ध्यान से पढ़ोगे पैरा 4, तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि ऑब्स्ट्रक्शन का सिमिलर वर्ड क्या है, कोई ऐसा वर्ड जो बेसिकली बता रहा है कि हम चीज़ों को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, कोई चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, रोकते हैं। एंड सी इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन तो आपको पता होना चाहिए अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मोटिवेशन एक जनरल वर्ड है, तो मोटिवेशन से रिलेटेड कौन सा वर्ड होगा वो हम पैरा 5 में देखेंगे। चलो पहले ऑब्स्ट्रक्शन का सिमिलर वर्ड ढूंढते हैं पैरा 4 में। तो मैंने पैरा 4 की कुछ लाइंस लिखी हैं, अ प्रॉपर एंड टाइमली एप्लीकेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स इज बाउंड टू बियर fruit. One cannot be successful without cultivating these certain basic things in life. It is very difficult to set on a journey without knowing one's goals and purposes. तो सीधे लास्ट लाइन पे आ जाइए, अगर हम इनडिसीजन एंड इनसिंसियरिटी आर बिग ऑब्स्टैकल्स। ऑब्स्टैकल्स का भी क्या मतलब होता है, रुकावट। तो ऑब्स्ट्रक्शन का आपको यहाँ मीनिंग मिल गया, ऑब्स्टैकल्स। ठीक है, उसके बाद मोटिवेशन। मोटिवेशन के लिए हम पैरा 5 पे चलते हैं। Hard labor is one of the basic requirement of success. There is no substitute for hard labor. It alone can take one to the peak of success. Every success is a ratio of 5% inspiration. यही मैं रुक गया, मोटिवेट करना, किसी को इंस्पायर करना, सेम मीनिंग होता है। तो ज़रूरी नहीं अगर आपको 3 वर्ड्स दिए तीनों मुश्किल होंगे। ऑब्स्ट्रक्शन में हमें फिर भी थोड़ा सोचना पड़ा, बट मोटिवेशन का तो आपको ईजिली मिल गया, बिकॉज मोटिवेशन इज़ योर इंस्पिरेशन। आगे आप पैराग्राफ पूरा भी पढ़ सकते हो, बट आपको यहीं पे आपका आंसर मिल गया। मोटिवेशन का जो सिमिलर वर्ड है वो इंस्पिरेशन। क्लियर गाइज? सो हमने देख लिया कि हमने किस तरह से जो हमारी टिप्स और ट्रिक्स पढ़ी थी उसको यूटिलाइज किया अपने कॉम्प्रिहेंशन में थ्रू द सॉल्व्ड एग्जाम्पल। So guys, thank you for watching my video. So please subscribe my channel, press the bell icon to get regular notifications of my video, and you can like my video, share it, and guys कोई भी डाउट अभी भी आपके माइंड में ऐसा आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। And now you can connect to me through my Instagram, Facebook as well as my email ID। तीनों के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, और Instagram और Facebook पे my username is easy learning with Himal। So I hope you guys have enjoyed today's video. Thank you guys, and one more thing, if you are planning to buy a plus subscription, अगर आप Unacademy Plus लेना चाहते हैं, so you can easily use my code EasyHimal। अगर आप EasyHimal वहाँ पे टाइप करेंगे guys, you will get 10% discount। तो go for it यार, बहुत अच्छा है Unacademy Plus का सब्सक्रिप्शन, और अब तो डिस्काउंट भी मिल रहा है आपको, so go for it guys। Thank you and have a good day।